बंसल एजुकेशन हब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बंसल एजुकेशन हब। मेरा नाम है श्रुति एंड मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। सो गाइस, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। एंड एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रही हूँ, वो ये है दोस्तों कि मैं आपको प्लानिंग के पूरे नोट्स इस वीडियो के जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको प्रोवाइडेड होंगे। तो आप लोग वहां जाके जितने भी नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता देती हूँ इस वीडियो आप लोगों के लिए और इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज अभी तक हमने प्लानिंग तक जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने पीछे डिस्कस करे हैं बिफोर प्लानिंग, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिक्स्ड एमसीक्यूज़ मिलने वाले हैं दोस्तों। तो ये सोच लीजिए आप लोगों का आज टेस्ट होने वाला है। सो देखते हैं कौन कौन इस टेस्ट में पास होगा। देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप लोग गाइज आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बता दे रही हूँ। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। सो गाइज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सोनल प्राइवेट एलटीडी देयर इज वन हेड सोनल हु हैड 2 लाइन ऑफ अथॉरिटी अंडर हिम। यानी कि सोनल प्राइवेट एलटीडी है, कंपनी है जिसका हेड कौन है, सोनल है। ठीक है, 1 लाइन कंसिस्ट ऑफ सारा, रजत, अभिषेक, लक्ष्मी एंड विष्णु। यानी कि एक जो 2 अथॉरिटी लाइन्स थी, एक अथॉरिटी लाइन किससे कौन कौन है, एक अथॉरिटी लाइन में सारा, रजत, अभिषेक, लक्ष्मी, विष्णु। अनदर लाइन ऑफ अथॉरिटी अंडर सोनल इज, दूसरी लाइन ऑफ अथॉरिटी कौन सी है, लता, रूपा, गीत, हुसैन, प्रीति। According to the principle of management given by Fayol, if Lakshmi has to communicate with Hussain, who is at the same level of authority, then insulate a route, he will have to transfer। यहाँ पे वैसे शी आना चाहिए था, आई थिंक बाय मिस्टेक हो गया ही, यहाँ पे शी आना था तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यानी कि आपको वो रूट बताना है जो लक्ष्मी हुसैन से बात करने के लिए अपनाएगी। तो दोस्तों याद करो यार, ऐसा कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल था जो ये स्टडी में लगेगा। सो गाइज मैं आपको उसका करेक्ट आंसर बताती हूँ। उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ए कैसे होगा, उन्होंने बोला है यहाँ पे एक बात आपने नोटिस करी, यहाँ पे हमें दे रखा है कि लक्ष्मी और को किससे कम्युनिकेट करना है, हुसैन को, जो कि सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको याद होगा हमारा जो प्रिंसिपल था मैनेजमेंट का, कौन सा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। उसके अकॉर्डिंग हमको वो रूट देता था कि आपको याद होगा, देखो मैं आपको याद दिला देती हूँ। हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन था वो कुछ इस तरीके से था कि जो सेम लेवल पे काम कर रहे होते हैं उनको कुछ इस तरीके से रूट फॉलो करना होता है। ठीक है, इस तरीके से रूट फॉलो करना होता है। मैं आपको ये चीज़ सिर्फ याद दिला रही हूँ बिकॉज फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो जो लक्ष्मी है तो लक्ष्मी अपने सुपीरियर से ही तो बात करेगी। देखो लक्ष्मी के आगे कौन है, अभिषेक। अभिषेक किससे बात करेगा, अपने सुपीरियर से, राजत से। राजत किससे बात करेगा, सारा से। अब सारा को दूसरी लाइन में कम्युनिकेट करना है तो वो हेड से बात करेगी, लता से, फिर रूपा से, फिर गीता से, तब जाके वो कहीं ना कहीं हुसैन तक पहुंचेगी। ठीक है, तो लक्ष्मी जो है तब जाके हुसैन तक पहुंचेगी। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग कंफ्यूज मत हुइएगा। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदित पटेल, अ बी कीपर सिंस अप्रैल 2020 इज नाउ अ पार्ट ऑफ गोइंग ट्राइब of at least 50 urban dwellers across Maharashtra, raising bee and harvesting honey in their balconies, rooftops and back garden। अच्छा भाई, ये जो उदित पटेल थे ये कौन है, ये बी कीपर हैं। बी कीपर आप सब जानते हैं, मधुमक्खी जो हनी निकालती है उसका ध्यान देख रेख करने वाले। ठीक है, तो अप्रैल 2020 से ये ग्रोइंग ट्राइब का एक हिस्सा बन चुके हैं जिसमें कम से कम 50 अर्बन ड्वेलर्स आ रहे हैं महाराष्ट्र के। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये बी की हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, as he had been focused on eating right that thought of domesticating honey bees to promote healthy consumption। in short
देखो हम लोग कुछ ऐसा तो कर नहीं रहे, हमें बस केस स्टडी समझनी है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी केस स्टडी समझ लो, ठीक है। पूरी पूरी की हिंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है बेसिकली कि वो ईटिंग राइट जानते थे और वो जो हेल्दी चीज़ यानी कि जो हेल्दी कंजप्शन होता है उसे प्रमोट करना चाहते हैं, हेल्दी कंजप्शन हैबिट्स को, ठीक है। एंड सीइंग हनी बी कल्टिवेटेड राइट फ्रॉम हिज बिफोर हिज आइज वाज मेमोराइजिंग फॉर हिम। आइडेंटिफाई द फैक्टर कंस्टिट्यूटिंग द जर्नल इन्वायरमेंट बीइंग डिस्कस अबाउट। तो बेसिकली हमें क्या डिस्कस करना है, हमें यहाँ पे इन्वायरमेंट का पता लगाना है कि यहाँ पे कौन से इन्वायरमेंट की बात करी गई है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कौन से इन्वायरमेंट की बात करी गई है। यार बहुत ईजी है, मतलब मैंने आपको की कंपोनेंट इसका ऑलरेडी बता दिया है, की पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ इसका। सो गाइज यहाँ जो इन्वायरमेंट की बात हो रही है वो है हमारा सोशल इन्वायरमेंट। देखो सोशल इन्वायरमेंट क्यों है, मैंने जैसे कि आपको बताया वो क्या कर रहा है, वो ईटिंग राइट के लिए फोकस्ड है, साथ ही साथ हैबिट है हेल्दी कंजप्शन की, उसे प्रमोट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सोशल मोटिव फॉलो कर रहा है, सोशल इन्वायरमेंट यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिए इसका जो आंसर है वो क्या है, सोशल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे वाह, एरोप्लेन गया ऐसा लगा। चलो बहुत अच्छी पीपीटी है, आप लोग भी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एक, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एक हमें स्टेटमेंट दे रखा है दैट प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है। अब हमें रीज़न इसका दिया है दैट प्लानिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर विच इज़ सर्टेन एंड डज नॉट रिक्वायर फोकस। यानी कि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक क्यों है, बिकॉज जो प्लानिंग जो है फ्यूचर से कंसर्न है, जो कि सर्टेन है और इसको फोकस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से, मतलब इसका रीज़न सही है और स्टेटमेंट सही है, तो आपको बताना है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, यानी कि ए हमारा स्टेटमेंट के लिए, रीज़न के लिए आर है, दोनों ही करेक्ट है। ए इज़ करेक्ट, आर इज़ इनकरेक्ट। ए करेक्ट है लेकिन आर गलत है, यानी कि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक तो है लेकिन उसका रीज़न यहाँ पे गलत दे रखा है। बोथ ए एंड आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है। एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। पता नहीं वैसे, चलो अब बताओ इसका मतलब। इतना इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इजी है, बस ये आपको लास्ट के 2 पॉइंट कंफ्यूज करने के लिए दे दिए। अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको हिंट भी दे दी लास्ट के 2 पॉइंट आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप बताओ उसका क्या आंसर होगा। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखो मैं आपको प्लानिंग में मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक क्यों है, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर है वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है। एक गलती तो ये गई, प्लस इससे फोरकास्ट करने की ज़रूरत होती है, नॉट हटा दो, इट रिक्वायर्स फोरकास्ट, इसको फोकस करने की ज़रूरत होती है। इसलिए ए हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट जो रखा है वो हमारा करेक्ट है लेकिन रीज़न जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन देन मोर लेबर मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। यानी कि अगर आपका प्लान है, यानी कि किसी भी कंपनी का प्लान है दैट हमें को प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर चाहिए होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी चाहिए होगी, ठीक है। दिस स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विल इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि ये जो स्टेप है प्लानिंग के अंदर, इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग भी इन्वॉल्व होगी फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी। आइडेंटिफाई द स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस बीइंग डिस्कस्ड अबव। अब हमको यहाँ पे स्टेप आइडेंटिफाई करना है जो कि इस पूरे केस स्टडी में यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। तो कौन सा प्लानिंग का जो स्टेप है वो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है गाइज, आप बताइए। सो गाइज मैं आपको बताती हूँ उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी बात हो रही है, दिस स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विल इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग। अब जहाँ ऑर्गेनाइजिंग की बात आ रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो प्लानिंग का आधा प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है। देखो आप डायरेक्ट समझो, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ पे आइडेंटिफाई तो कर ही नहीं रहे। ऑब्जेक्ट हमारा पहले से सेटअप है, अल्टरनेटिव्स हम लोगों के पास पहले से हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमें ऑर्गेनाइज करना है। क्या करना है, ऑर्गेनाइज, यानी कि प्लान हमारे पास रेडी है, हम क्या करेंगे यहाँ पे केवल ऑर्गेनाइज करेंगे। तो हम लास्ट जो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो होगा हमारा, वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड मे नॉट टर्न आउट टू बी
in the interest organization interest या in the interest of organization the limitation of planning being refer to the above statement is, यानी कि ये बोल रहा है कि जो हमारे प्री डिसाइडेड प्लान्स होते हैं उस किसी सर्कमस्टेंस में चेंज नहीं हो पाते, तो यहाँ पर हम कौन सी लिमिटेशन की बात कर रहे हैं। देखो मैंने आपको अभी लिमिटेशंस पढ़ाए हैं और आई थिंक आपको बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा इसका आंसर पता करना, जल्दी बताइए। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी लिमिटेशंस वाली वीडियो नहीं देखी है फ्रेंड्स, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो आंसर गेस करिए, इसका आंसर क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ सर जो करेक्ट आंसर, देखो चलो इस बार पहले आंसर नहीं बताती, मैं आपको मीनिंग बताती हूँ, ठीक है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग सक्सेस गारंटी नहीं करता, तो कहीं ना कहीं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की बात तो कर ही नहीं रहे। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, प्लानिंग जो है डायनामिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता, वो सबको पता है, लेकिन ये इस पॉइंट से मैच नहीं कर रहा। प्लानिंग इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ऑफकोर्स है, लेकिन कहीं ना कहीं अगेन इस केस स्टडी में ये फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, अब तो आई थिंक सबको मालूम हो गया होगा क्योंकि मैंने ऑप्शन नंबर सी नहीं पढ़ा, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। मैं आपको इस पॉइंट का मतलब ऑलरेडी समझा चुकी हूँ फ्रेंड्स, अगर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड आप लोग बोर हो जाएंगे, तो और वो मैं नहीं चाहती हूँ। सो आप लोगों को अभी इसका करेक्ट आंसर मालूम पड़ गया है, तो हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर देन गेस वर्क। प्लानिंग क्या रिक्वायर करती है, लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग, यहाँ पे गेस वर्क काम नहीं करता। द फीचर ऑफ प्लानिंग बीइंग रिफर टू द अबव स्टेटमेंट, अब यहाँ पे कौन से फीचर की बात हो रही है, बताइए कौन से फीचर की बात हो रही है फ्रेंड्स। अरे बहुत इजी है, जल्दी बताइए। देखो आई थिंक सबको इसका बिल्कुल सही बोल रहा दोस्तों, बिल्कुल सही। प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले बात ये होगी आपको फर्स्ट स्टेटमेंट से ही मालूम पड़ जाएगी कौन से फीचर की बात हो रही है, लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग की बात हो रही है। जहाँ थिंकिंग की बात हो जाए तो वो क्या है, प्लानिंग क्या है, हमारी मेंटल एक्सरसाइज है। देखो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है लेकिन उसमें लॉजिकल एंड थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचरिस्टिक होती है, परवेसिव होती है, लेकिन कहीं ना कहीं थिंकिंग की बात नहीं आ रही है। थिंकिंग की बात कहाँ आ रही है फ्रेंड्स, थिंकिंग की बात आ रही है हमारी प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज में आ रही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सीईओ ऑफ राधे साइकिल प्राइवेट एलटीडी, राधे साइकिल प्राइवेट एलटीडी के सीईओ मिस्टर कुमार वांट्स टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ एट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, यानी कि वो चाहते हैं कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा आउटपुट निकलवा सकूं, कैसे, उस पर कॉम्पिटिटिव कॉस्ट पर। ऑन अदर हैंड रमाकांत एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, दूसरे हाथ पे रमाकांत जो कि एम्प्लॉय हैं उसी कंपनी के, वांट्स टू गेट मिनिमम मैक्सिमम सैलरी वाइल वर्किंग द लीस्ट, वो क्या चाह रहे हैं कि मैं सबसे ज़्यादा सैलरी पाऊँ, काम मुझसे कम करा जाए। बेटी बात, जो बॉस होता है वो चाहता है कि मैं अपने एम्प्लॉय से जितना ज़्यादा काम करवा लूँ और उसे इतनी सैलरी भी ना देनी पड़े। एम्प्लॉय सोचता है मैं जितना कम हो सके उतना काम करूँ और मुझे सैलरी भी एक्स्ट्रा मिल जाए, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ तो हो गई। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल बीइंग वॉलेटेड बाय रमाकांत इज, अब कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वॉलिएट हो रहा है रमाकांत के द्वारा, तो वो हमें बताना है। सो गाइज बहुत ज़्यादा इजी है, आप बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज ऑलरेडी मतलब मैं ऐसे क्वेश्चन अपने पहली वीडियो में भी दे चुकी हूँ, जो कि मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के एमसीक्यूज में दिया था आपको, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पर भी दे चुकी हूँ। तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके, which step is in the process of planning will precede the step in which the manager is required to make certain assumptions about the future which are base material upon which the plans are drawn। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा स्टेप है प्लानिंग के प्रोसेस में जो ये डिसाइड करता है कि मैनेजर को क्या क्या स्टेप्स बनाने चाहिए, कौन कौन से फ्यूचर एजम्पशंस लगाने चाहिए, ताकि जो उसका बेस मटेरियल जो मटेरियल है वो प्लान पे बन सके। मतलब आप इस क्वेश्चन को समझिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं आपको बताऊंगी।
ओके गाइस, इसका करेक्ट आंसर है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या है? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर सेटिंग ऑब्जेक्टिव। देखो, जो जब तक हम, मैंने जैसे कि बताया आपको, जब तक हम ऑब्जेक्ट सेटअप नहीं करेंगे तब तक मैनेजर कैसे प्लान बनाएगा। बेस मटेरियल क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट सेटअप करना है। बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आएँ। सो गाइस, इसको याद रखिएगा, इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से। और अगर आपको कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है दोस्तों, तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Okay, dash ensures that the subordinate performs tasks on behalf of the manager, thereby reducing his workload and providing him with more time to concentrate on important matters। यानी कि ऐसा क्या है इनमें से जो कि ये इंश्योर कर रहा है कि जो सबॉर्डिनेट है, कौन सबॉर्डिनेट है, वो अपनी टास्क को परफॉर्म कर रहा है किसके बिहाफ पर? मैनेजर के बिहाफ पर। देयर बाय रिड्यूसिंग इज, यानी किसका रिड्यूस कर रहा है? मैनेजर का। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? मैनेजर की। रिड्यूसिंग इज वर्कलोड एंड प्रोवाइडिंग हिम मोर टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स। यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंश्योर करती है कि सबॉर्डिनेट जो है वो अपने टास्क को परफॉर्म करे मैनेजर के बिहाफ पर, ताकि मैनेजर का वर्कलोड कम हो सके और साथ ही साथ वो इम्पॉर्टेंट जो उसकी दूसरे इंपॉर्टेंट मैटर्स है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सके। तो इनमें से कौन सी चीज़ इस चीज़ को डिफाइन करती है दोस्तों, आप मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यार यही उम्मीद थी, मतलब आप लोग इतनी अच्छी तरीके से आंसर देंगे ना, मतलब बहुत मज़ा आता है ऐसे आप लोगों के साथ आंसर पहले से आपको पता चल जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Dash is the process of classification of product into different groups on the basis of some important characteristics such as quality, size, etc. अरे यार, मतलब ये तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने फालतू में इसको डाला, आप लोग पहले से इसका आंसर जानते होंगे। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि क्लासिफाई करता है प्रोडक्ट्स को उनके अलग अलग ग्रुप्स में, किस बेसिस पर? उनकी साइज़ की, उनकी क्वालिटी की बेसिस पर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा गाइस। सो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेडिंग। देखो, स्टैंडर्डाइजेशन अपना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट अपना है, सेलिंग अपना है, लेकिन हम यहाँ पे किसको क्लासिफाई कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? क्वालिटी, साइज एंड एक्सेट्रा। तो क्वालिटी के बेसिस पर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स बना रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं? ग्रेड कर रहे हैं। अब आप कहीं पर भी जाओगे, चलो सपोज जो आपके सेब होते हैं, मैं चलो एप्पल की एग्जाम्पल ले रही हूँ। सेब जो होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, तो उस हिसाब से उनको ग्रेड करा जाता है। जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो इतना महंगा होता है, जो कम बेकार या उससे कम क्वालिटी का होता है वो कम होता है। ठीक है, तो वो क्या है, हम उसको ग्रेड कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, वरना अगर आप लोग मुझसे बोलेंगे कि मैं आपको उसकी पीडीएफ बना के सेंड करूं, मतलब पीडीएफ आपको मिल जाए, तो आप लोगों को मुझे बताइए, मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद डैश एंड डैश। प्लानिंग किससे क्लोजली कनेक्टेड है, बताइए आप। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। चलो करेक्ट आंसर क्या होता है, चलो एक एक पॉइंट को लगा लगा के देखते हैं। क्या प्लानिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आती है? यार आती नहीं है, नहीं आती, बेकार। डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन आता है? नहीं यार, ये भी नहीं आता। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ना, इतना फिट नहीं बैठ रहा। ठीक है, लास्ट पॉइंट, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ऑफ कोर्स प्लानिंग क्या है? मेंटल एक्सरसाइज है। क्रिएटिविटी है कि आप किस तरीके से प्लान बना रहे हैं, इनोवेशन नई नई टेक्निक्स, आप नए नए प्लान्स को डिस्कवर कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओके, चेंजेस और इवेंट cannot be eliminated, but they can be anticipated and managerial responses to them can be developed, is suggested by the following of the importance of planning। तो बेसिकली ये पॉइंट क्या कह रहा है कि हम चेंजेस को एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम उसको
कुछ हद तक कम कर सकते हैं, हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं कि हम उसका मैनेजरल रिस्पॉन्स, अगर कोई चेंजेस आता है तो हम लोग उसको कैसे फेस आउट करें। तो यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंस, यानी कि कौन सी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में बात हो रही है। गाइज अगेन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लिख लो इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो अभी से, ठीक है। बहुत से बच्चे इसका आंसर नहीं बता पाएंगे बिकॉज वो इस लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाएंगे, तो मैं इसलिए आपको समझा दे रही हूँ। मैं दोबारा इसका मीनिंग समझाती हूँ, यानी कि चेंजेस और इवेंट्स को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे कुछ हद तक कम कर सकते हैं। साथ ही साथ मेंटल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि हम उन चेंजेस से कैसे फेस आउट करें, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा डिस्कस करते हैं। चलो, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग ऑफकोर्स करती है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करती है, लेकिन अगेन यहाँ पे चेंजेस की कोई बात नहीं हो रही है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, ऑफकोर्स प्रोवाइड डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन अगेन यहाँ कुछ इस तरीके की इवेंट की बात नहीं हो रही है, इसका केस स्टडी की बात नहीं हो रही है। देन प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, बिल्कुल सही दोस्तों, समझ गए यार, बिल्कुल यही समझना चाहिए। प्लानिंग क्या करती है, अनसर्टेनिटी के रिस्क को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है, ठीक है। वही बात हम कर रहे हैं, रिस्क और चेंजेस को हम हटा नहीं सकते, लेकिन हम उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं, मेंटल रिस्पॉन्स हम फेस आउट कर सकते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके, द स्टेटमेंट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन सजेस्ट दैट, जो हमारा स्टेटमेंट ले रखा है दैट प्राइमरी प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। इससे हम क्या सजेस्ट, ये चीज़ क्या सजेस्ट कर रही है, स्टेटमेंट जो है क्या सजेस्ट कर रहा है। तो उसका ऑप्शन ये दे रखे हैं गाइस, ऑप्शन मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रही हूँ, काफ़ी बड़े बड़े हैं। ऑप्शन है हमारा प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शंस, ऑप्शन बी प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग, ऑप्शन नंबर सी प्लानिंग इज फ्रेम्ड, it is implemented and is followed by another plan, and so on. Option number D, planning is required at all levels of management as well in all the departments of organization. तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। सो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन। इसमें अगर मैं करूँगी आपको दिखाई नहीं देगा, तो दोस्तों ऐसी समझ लीजिए, जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे, प्लानिंग किसके लिए होती है, ताकि बाकी सारे फंक्शंस जो मैनेजमेंट के बाकी सारे फंक्शंस हैं वो आगे बढ़ सकें। जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक मैनेजमेंट के आगे के फंक्शंस नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन, वो क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। प्लानिंग जो है वो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट और प्राइमरी फंक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ प्लानिंग, इनमें से ऐसा कौन से, यानी कि इनमें से कौन सा बेनिफिट है प्लानिंग का। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, option number B ensures clarity in thoughts and action, option number C useless and redundant activities are minimized or eliminated, and option number D all of the above। यानी कि इनमें से कौन सा बेनिफिट है। गाइज बहुत इजी है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये तो, और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत ईजी है और इम्पॉर्टेंट है। देखो प्लानिंग क्या करती है, कन्फ्यूज़न को तो अवॉइड करती है, साथ ही साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हटाती है, इंश्योर करती है कि जो आपके थॉट्स और एक्शन है उसमें क्लैरिटी हो, जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें पता होता है कि उनको क्या क्या काम किस तरीके से करना है। साथ ही साथ जितने भी यूजलेस एक्टिविटीज़ होती हैं, बेकार एक्टिविटीज़ होती है, वो मिनिमाइज़ हो जाती हैं और एलिमिनेट हो जाती हैं। यानी कि ये सारे के सारे फंक्शंस हैं प्लानिंग में, बेनिफिट है उसके प्लानिंग के। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ऑफकोर्स बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी होगा, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, मुझे यही उम्मीद थी आप लोगों से, आप लोग मेरा बहुत साथ दे रहे हैं और आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, मतलब पहले ही मुझसे पहले आंसर बता दीजिए, मैं आई होप सो। सो गाइज जैसे कि अभी तक मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपके लिए ये क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन है प्लानिंग एंड गोइंग विद फ्लो आर, ये गोइंग यानी कि प्लानिंग और गोइंग विद फ्लो सेम है या डिफरेंट है, ये चीज़ मुझे आप बताएंगे कि ये सेम है या डिफरेंट है। आप कमेंट करिए, मुझे आंसर बताइए कि इसका सेम होगा या डिफरेंट होगा, आप मुझे बताइए इसका क्या आंसर होगा।
गाइज अगर आपके पास कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चंस, इन जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब में कोई भी डाउट है, या आपको रिलेटेड टू प्लानिंग चैप्टर में कोई भी डाउट है, या अभी तक जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है दोस्तों तो आप लोग मुझसे बिना उसके पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट करिए या आप लोग मुझे थ्रू फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं। आप लोग जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू अ लॉट। आप लोग मुझे बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस बस एक चीज़ की कमी है, आप लोग कमेंट नहीं करते तो कमेंट कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने लोग भी मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।